अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फोटो सिस्टम्स के हवाले से होगा। हम टाइप्स ऑफ फोटो सिस्टम्स को डिस्कस करेंगे, इसके साथ साथ लाइट रिएक्शन को देखेंगे, इसके अलावा केमियोस्मोसिस के प्रोसेस को डिस्कस करेंगे, इसके अलावा डार्क रिएक्शन को भी देखते हैं। डार्क रिएक्शन के अलावा हम डिस्कस करेंगे एमडी कैट के मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को तमाम बोर्ड से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फोटो सिस्टम्स क्या होते हैं। फोटो सिस्टम्स क्लस्टर ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स को कहते हैं। किसको कहते हैं? क्लस्टर ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स को। यानी कि अगर बहुत से फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स को जोड़ दिया जाए तो नतीजे में बनने वाले मजमूए को हम क्या कहेंगे? फोटो सिस्टम कहेंगे। हमने क्लोरोप्लास्ट को पढ़ा था। देखिए प्लांट्स की ऑर्गेनेलीज में से एक ऑर्गेनेली प्लास्टिड होता है, प्लास्टिड्स होते हैं, और प्लास्टिड्स मुख्तलिफ किस्म के हैं, जिसमें क्लोरोप्लास्ट आ जाता है, जिसमें क्रोमोप्लास्ट आ जाता है, जिसके ल्यूकोप्लास्ट आ जाता है। हम यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट को डिस्कस करेंगे जो मेनली फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व है। क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है। क्लोरोप्लास्ट में थाइलाकोइड मेम्ब्रेन्स होती हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो बाहर वाले से ये जो गोल गोल दायरे, इनकी जो आउटर बाउंड्रीज है, यही क्या है? थाइलाकोइड मेम्ब्रेन्स। यही क्या है? थाइलाकोइड मेम्ब्रेन्स है। और इन थाइलाकोइड मेम्ब्रेन्स के इन थाइलाकोइड मेम्ब्रेन्स के अंदर ये जो जगह है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम थाइलाकोइड ल्यूमेन कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? ल्यूमेन। देखें ल्यूमेन किसी भी स्पेस को कहा जा सकता है। ल्यूमेन किसको कहा जा सकता है? किसी भी स्पेस को कहा जा सकता है। यानी कि हमने ये देखा कि थाइलाकोइड की स्पेस को क्या कहेंगे? थाइलाकोइड की स्पेस को ल्यूमेन कहेंगे। थाइलाकोइड ल्यूमेन, इसको हम क्या कहने वाले हैं जी? थाइलाकोइड ल्यूमेन कहने वाले हैं। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं ना, क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो डेवलप होते हैं प्रोप्लास्टिड से। यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि प्रोप्लास्टिड्स कन्वर्ट हो जाते हैं क्लोरोप्लास्ट में, तो ये बात गलत ना होगी। या इसको अगर मैं ज़्यादा एक्यूरेट वे में लिखूं तो इनके ऑर्डर को हम क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं। यानी कि प्रोप्लास्टिड्स कन्वर्ट हो जाते हैं क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में ये डेवलप हो जाते हैं। अब हम बगैर वक्त ज़ाया किए अपने असल टॉपिक की तरफ चलते हैं। इसके एक आखिरी पॉइंट ये कि जो बाहर लिक्विड है ना थाइलाकोइड मेम्ब्रेन्स में, इनको हम स्ट्रोमा कहते हैं। और जो स्ट्रोमा होता है ना, वो तकरीबन 60% थाइलाकोइड का वॉल्यूम क्लोरोप्लास्ट का वॉल्यूम कवर किए होते हैं। यानी कि मैं ये कहूँगा कि स्ट्रोमा बराबर होगा 60% वॉल्यूम। यानी क्लोरोप्लास्ट में जो वॉल्यूम कवर किया जा रहा है स्ट्रोमा की वजह से, वो 60% होता है। इसके बाद हम मजीद बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक यानी मेन टॉपिक में। हमने फोटो सिस्टम को देखा। देखिए ये जो थाइलाकोइड मेम्ब्रेन्स होती है ना, इन्हीं थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं। हमने दो तरह के पिगमेंट्स देखे थे, कुछ एक्सेसरी पिगमेंट्स होते हैं, कुछ नेसेसरी या फिर मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं। और इन्हीं पिगमेंट्स के मजमूए से जो चीज़ बनती है उसको हम क्या कहते हैं? थाइलाकोइड मेम्ब्रेन। उसको हम क्या कहते हैं? थाइलाकोइड मेम्ब्रेन। उसी को हम क्या कहते हैं? फोटो सिस्टम। यानी मजमूओं को हम क्या कहते हैं? क्लस्टर ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स को हम क्या कहते हैं? थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में फोटो सिस्टम। यानी फोटो सिस्टम क्लस्टर ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है। फोटो सिस्टम दो तरह के होते हैं, फोटो सिस्टम 1 और 2। आपने ये बात याद रखनी है कि फोटो सिस्टम को 1 और 2 इस बात पे नहीं कहा जाता कि कौन पहले आ रहा है, बल्कि इस बात पे कहा जाता है कि किसको पहले डिस्कवर किया गया। यानी फोटो सिस्टम 1 को 1 इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पहले डिस्कवर हो, जबकि फोटो सिस्टम 2 को 2 इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि बाद में डिस्कवर हुआ। यानी कि मैं ये कहूँगा कि फोटो सिस्टम 1 और 2 आर नेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्कवरीज।
याद रखें कि फोटो सिस्टम 1 जो होता है वो 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है, जबकि 2 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है। अब हम चलते हैं जी स्कीम की तरफ। जी स्कीम क्या है, देखिए अरेंजमेंट ऑफ फोटो सिस्टम 1 और 2 को हम क्या कहते हैं, जी स्कीम। जी स्कीम की आपको मैं एक बार शक्ल दिखा लेता हूँ। जी स्कीम कुछ इस तरह की नजर आती है, आपने इसको बुक में भी हजारों मरतबा देखा होगा कि जी स्कीम जो होती है वो कुछ इस तरह की होती है, ठीक है, इस तरह की। आप इसमें अगर एक बात नोट करें तो वो बात क्या है कि जो फोटो सिस्टम 1 है ना, फोटो सिस्टम 1 फोटो सिस्टम 2 से जरा ऊपर है, यानी फोटो सिस्टम 1 मस्ट बी प्लेस्ड ऑन हायर लेवल एज कंपेयर टू फोटो सिस्टम 2। यही बात मैंने लिखी है और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को आपने ज़हन नशीन कर लेना है। वो बात क्या है कि फोटो सिस्टम 1 मस्ट बी प्लेस्ड ऑन हायर लेवल इन जी स्कीम, लेकिन जो एनर्जी होगी फोटो सिस्टम 2 की वो हमेशा ज़्यादा होगी फोटो सिस्टम 1 से। यानी कि अगर जब फोटो सिस्टम 1 को हायर लेवल पे जरूर प्लेस किया जा रहा है, लेकिन फोटो सिस्टम 2 की एनर्जी फिर भी फोटो सिस्टम 1 से ज्यादा होगी। इसको हम प्लैंक्स इक्वेशन से समझ सकते हैं। प्लैंक्स ने जो इक्वेशन दी थी वो ये इक्वेशन दी थी। प्लैंक्स की इक्वेशन थ्योरी को मैं एक्सप्लेन तो नहीं कर रहा, इतना वक्त नहीं है, हम असल टॉपिक से हट जाएंगे, लेकिन उसने ये इक्वेशन दी थी। अच्छा, हम जानते हैं कि हमने वेव्स के लिए इक्वेशन पढ़ी है, v इज इक्वल टू एफ लेमडा, v इज इक्वल टू एफ लेमडा। और अगर स्पीड ऑफ लाइट के बराबर स्पीड को ले लिया जाए तो c इज इक्वल टू एफ लेमडा। और यहाँ से अगर मैं फ्रीक्वेंसी को निकालूं तो फ्रीक्वेंसी बराबर आ जाएगी c बाय लेमडा के। अगर मैं इसे इक्वेशन 1 कह लूं और इसे इक्वेशन 2 कह लूं, तो इक्वेशन 1 को जब हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जब पुट की जाएगी तो प्लैंक्स की इक्वेशन को कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है hc बाय लेमडा। अच्छा, यहाँ से हम एक बार डेवलप कर सकते हैं, एक रिलेशन डेवलप कर सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ और एनर्जी में जो रिलेशन होगा वो तो इनवर्स का रिलेशन है, यानी जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी उसके पास उसकी वेवलेंथ कम होने वाली है, या जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी कम होने वाली है। वाइस वर्सा रिलेशनशिप हम यहाँ से डेवलप कर सकते हैं। इस रिलेशन को मद्देनजर रखते हुए एक और बात हम यहाँ से इस इक्वेशन 1 से भी डिराइव कर सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी और एनर्जी का डायरेक्ट का रिलेशन है, यानी जिसकी एनर्जी ज़्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, या जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा उसकी एनर्जी भी ज़्यादा। यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि फ्रीक्वेंसी और एनर्जी का तो डायरेक्ट रिलेशन है, जबकि फ्रीक्वेंसी और एनर्जी का वेवलेंथ के साथ इनवर्स का रिलेशन है, यानी जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा उसकी एनर्जी और फ्रीक्वेंसी कम, वाइस वर्सा रिलेशनशिप होगा। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि अगर जब फोटो सिस्टम 1 वेवलेंथ तो बड़ी एब्जॉर्ब कर रहा है लेकिन इसकी एनर्जी कम होने वाली है, क्योंकि वेवलेंथ और एनर्जी का रिलेशन कम इनवर्स का है। फोटो सिस्टम 2 अगर जब वेवलेंथ कम एब्जॉर्ब कर रहा है, कम नैनोमीटर्स वाली वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहा है, लेकिन इसकी एनर्जी फोटो सिस्टम 1 के मुकाबले में ज्यादा होने वाली है। इस रिलेशन को आपने मद्देनजर रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जी स्कीम की तरफ चलते हैं तो देखें, फोटो सिस्टम को हम जरा क्लस्टर ऑफ फोटो सिंथेटिक पिगमेंट्स को हम क्या कहते हैं, फोटो सिस्टम कहते हैं। फोटो सिस्टम में फोटो सिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं, और फोटो सिंथेटिक पिगमेंट्स दो तरह के होते हैं, कुछ होते हैं एक्सेसरी, कुछ होते हैं नेसेसरी। यहाँ पे मेन फोटो सिंथेटिक पिगमेंट्स P4 फोटो, S4 सिंथेटिक और पिगमेंट्स, ठीक है। तो फोटो सिस्टम के दो हिस्से होते हैं, एक होता है उसमें रिएक्शन सेंटर जहाँ मेन रिएक्शन टेक्स प्लेस होता है, एक होता है उसका प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जिसको हम थियोफाइटिन के नाम से जानते हैं, जिसको बलूचिस्तान के बुक में वाज़ेह तौर पे लिखा गया है। फोटो सिस्टम 1 मस्ट बी प्लेस ऑन हायर लेवल एज कम्पेयर टू फोटो सिस्टम 2। तो होता क्या है कि देखें, फोटो हम लाइट रिएक्शन को डिस्कस करेंगे, यानी लाइट की इन्वॉल्वमेंट तो होने वाली है। फर्ज कर लें ये लाइट आई और ये लाइट फोटो सिस्टम 1 पे गिरी, फोटो सिस्टम 2 पे गिरी। फोटो सिस्टम 2 पे यहाँ पे जो पिगमेंट्स होंगे उनमें से इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होते हैं और उन इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी आ जाती है। इससे पहले कि हम जी स्कीम को डिस्कस करें, उससे पहले हमें एक चीज़ को बाखूबी समझ लेना चाहिए, वो क्या है, बोहर का मॉडल। देखिए, बोहर के मॉडल के मुताबिक एक एटम में एक सेंट्रली पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है, एक सेंट्रली पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस होता है, और इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मुख्तलिफ शेल्स होते हैं और इन शेल्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अगर मैं इस
इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दूं तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब करके हायर शेल में डिस्प्लेस कर जाएगा, जंप कर जाएगा, और जब ये अब वापस अपने ओरिजिनल शेल में वापस आएगा, यानी हायर से लोअर शेल में आएगा, तो उसी एनर्जी को रिलीज कर देगा। इसी तरह यहाँ पर भी होने वाला है कि जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स बेसिकली रिएक्शन सेंटर में जो मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं वो क्लोरोफिल ही होता है, जबकि पीछे ये जो गोल गोल दायरे हैं इनसे मुराद अदर एक्सेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है जिनमें क्लोरोफिल और कैरोटिनॉइड्स आ जाते हैं। तो होता क्या है, जैसे कैरोटिनॉइड्स और क्लोरोफिल भी लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं तो इनमें से इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो जाते हैं और उन इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी आ जाती है और उस एनर्जी को ट्रांसफर कर दिया जाता है रिएक्शन सेंटर के क्लोरोफिल ए के इलेक्ट्रॉन्स की तरफ। और प्रोसेस कौन सा होगा, रेजोनेंस का। यानी रेजोनेंस एक ऐसा फिनोमेना है जिससे एनर्जी को ट्रांसफर किया जाता है वाइब्रेशंस के थ्रू। जब एनर्जी आ जाती है तो जब किसी भी एटम के पास एनर्जी आ जाती है तो वो एटम्स वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। आपने देखा होगा कि जब हम किसी मेटल की प्लेट को हाथ लगाएं और उस मेटल की प्लेट में एनर्जी आ रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो हमें भी करंट लगता है। क्यों? क्योंकि उस मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारे बॉडी के एटम्स के साथ टकराते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स अपने एनर्जी को ट्रांसफर कर देते हैं हम तक। और वो करते कैसे? अपनी वाइब्रेशन के थ्रू। तो इस वाइब्रेशन के थ्रू जो प्रोसेस होता है उसको रेजोनेंस कहते हैं। यानी कि एनर्जी ट्रांसफर की जाएगी इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू बाय द प्रोसेस ऑफ रेजोनेंस रिएक्शन सेंटर की तरफ। रिएक्शन सेंटर में क्लोरोफिल ए है और क्लोरोफिल ए के इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो जाएंगे। उन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा जी फियोफाइटिन या फिर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर P4 प्राइमरी, E4 इलेक्ट्रॉन, A4 एक्सेप्टर। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा जरा क्लियर कर लें ताकि हमें समझने में आसानी हो। ठीक है, तो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर P4 प्राइमरी, E4 इलेक्ट्रॉन, A4 एक्सेप्टर। इलेक्ट्रॉन्स प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की तरफ जाते हैं। इलेक्ट्रॉन देखिए जरा फोटो सिस्टम 2 और फोटो सिस्टम 1 में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होगा जाहिर सी बात है किसी कैरियर के थ्रू होने वाला है और वो कैरियर्स फोटोसिंथेटिक नहीं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक कैरियर्स होते हैं। इन्हीं इलेक्ट्रॉनिक कैरियर्स के मजमूए को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहते हैं। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक कैरियर्स गिव राइज टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन आता है प्लास्टोक्यूनॉन की तरफ, फिर साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स की तरफ और फिर प्लास्टोसायनिन से फोटो सिस्टम 1 के पास इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। अब याद रखें कोई भी चीज तभी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकती है जब उसके पास इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश हो, यानी उसमें इलेक्ट्रॉन्स पहले से निकल गए हो। तो ऐसे ही होता है। देखिए सूरज की रोशनी तो चारों तरफ जा रही है ना, तो वो रोशनी जो फोटो सिस्टम 2 पे पड़ती है वही रोशनी फोटो सिस्टम 1 पे भी पड़ती है और इसके इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करा देती है। और जो ही ये इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 1 के पास आते हैं तो इनको जगह मिल जाती है खुद को एडजस्ट करने के लिए। और जो इलेक्ट्रॉन्स लाइट एनर्जी की वजह से एक्साइट हुए होते हैं वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है, एक्सेप्टर एक्सेप्ट कर लेता है, फिर इलेक्ट्रॉन्स को फेरोडॉक्सिन की तरफ, फिर फेरोडॉक्सिन से NADP रिडक्टेज की तरफ। RED से मतलब रिडक्टेज है। रिडक्टेज एक एंजाइम होता है जो कन्वर्ट कर देता है NADP को NADPH में। यानी कि ये एंजाइम क्या प्रोड्यूस करने वाला है, ये इसको मैं दोबारा से यहाँ लिख लेता हूँ साफ सुथरा करके। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, क्या बनने वाला है जी, NADPH। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है ना, देखिए जिस तरह बोहर के एटॉमिक मॉडल में इलेक्ट्रॉन जंप करता था एनर्जी एब्जॉर्ब करके और वही एनर्जी लूज करता था जब वो वापस अपने ओरिजिनल शेल या लोअर शेल में आता था, इसी तरह इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट तो हो गए लेकिन जब ये डी एक्साइट होंगे, वापस से डी एक्साइट होंगे तो उसी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, उसी लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे जो इन्होंने उसी लाइट एनर्जी को रिलीज करेंगे जो इन्होंने एब्जॉर्ब की होती थी। और ये एनर्जी कौन से स्टेप में रिलीज होने वाली है, तब जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं प्लास्टोक्यूनॉन जो एक इलेक्ट्रॉनिक कैरियर है साइटोक्रोम की तरफ। देखिए साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स 2 तरह के साइटोक्रोम से मुश्तमिल है, एक है साइटोक्रोम B6, एक है साइटोक्रोम F। तो एनर्जी कब प्रोड्यूस होगी, जब प्लास्टोक्यूनॉन से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे, जंप करेंगे साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स की तरफ। ठीक है, तो अब ये जो एनर्जी रिलीज होगी ये ATP नहीं है, इसी एनर्जी को इस्तेमाल किया जाएगा ATP बनाने के लिए। और ATP बनाने के प्रोसेस को क्या कहते हैं,
फॉस्फोरिलेशन, याद रखें कि एटीपी बनाने का प्रोसेस होता है फॉस्फोरिलेशन, जबकि मैकेनिज्म होता है केमियोस्मोसिस। अभी देखते हैं केमियोस्मोसिस क्या होता है। फॉस्फोरिलेशन दो तरह की होती है, साइक्लिक, नॉन साइक्लिक। नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉनिक फ्लो को हम क्या कहते हैं, जी स्कीम कहते हैं। देखें, अगर मैं कहता हूं कि एक शख्स है और वो इस पॉइंट से शुरू और वापस इस पॉइंट पे आके रुक गया है, तो हम कहेंगे इसने एक साइकिल कंप्लीट कर ली। यानी कि कोई चीज़ जहाँ से ट्रैवल करना शुरू करे वहीं पे उसकी ट्रैवलिंग खत्म भी हो जाए, तो हम कहेंगे वो एक साइक्लिक ट्रैवलिंग कर रही है, वो एक साइक्लिक फ्लो में है। लेकिन अगर देखें जी स्कीम में इलेक्ट्रॉन्स का जो ट्रैवल था, इलेक्ट्रॉन का जो ट्रैवलिंग थी, वो फोटो सिस्टम 2 से शुरू तो होती है, लेकिन फोटो सिस्टम 2 पे ख़त्म नहीं होती, बल्कि फोटो सिस्टम 1 पे ख़त्म होती है। इसका मतलब ये एक नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉनिक फ्लो है, और इसी नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉनिक फ्लो को हम क्या कहते हैं, जी स्कीम कहते हैं। ठीक है, जबकि साइक्लिक इलेक्ट्रॉनिक फ्लो हो जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन कहेंगे। बेसिकली फॉस्फोरिलेशन दो तरह की है ना, ऐसी फॉस्फोरिलेशन जिसमें एटीपी की प्रोडक्शन की जाए साइक्लिक इलेक्ट्रॉनिक फ्लो से, वो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होगी, जबकि नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉनिक फ्लो से एटीपी की प्रोडक्शन नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन होती है। फॉस्फोरिलेशन का मतलब ही एटीपी प्रोडक्शन है, जबकि नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉनिक फ्लो को ही हम क्या कहते हैं, जी स्कीम कहते हैं। आखिरी बात जो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है एनएडीपी रिडक्टेज के हवाले से, वो ये है कि जो एनएडीपी रिडक्टेज है वो एक फ्लेवोप्रोटीन कंटेनिंग एंजाइम होता है। फ्लेवोप्रोटीन एक प्रोटीन होती है, इसके बारे में इंशाल्लाह फिर कभी डिस्कशन करेंगे। इसके बाद हम चलते हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर पे। देखें, जो जब फोटो सिस्टम 2 पे लाइट एनर्जी पड़ती है ना, तो इसी दौरान वाटर की ब्रेकडाउन भी की जाती है। होता क्या है कि जब लाइट एनर्जी पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन्स की एक्साइटेशन हो जाती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, और इलेक्ट्रॉन की कमी होने को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। और ये जो फोटो सिस्टम 2 होता है जिसकी ऑक्सीडेशन होती है, जिसमें लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है, अब ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाता है, और इसने अपनी इलेक्ट्रॉन्स की कमी को किससे पूरा करना है, इसने फोटोलिसिस ऑफ वाटर से पूरा करना है। फोटोलिसिस ऑफ वाटर होती है, वाटर लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, टूट जाता है, ऑक्सीजन बना देता है और हाइड्रोजन बना देता है। हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाते हैं, तभी तो हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, वो हाइड्रोजन इस फोटो सिस्टम 1 पे एंटर हो जाते हैं, यानी दोबारा से फोटो सिस्टम 2 में एंटर हो जाते हैं, और फोटो सिस्टम 2 की दोबारा से रिडक्शन हो जाती है। हम कहते हैं ना कि पौधों से हमें ऑक्सीजन मिलती है, वो इसी फोटोलिसिस ऑफ वाटर के थ्रू मिलती है। ठीक है, तो आगे मजीद बात करते हैं कि जो फोटोलिसिस ऑफ वाटर होती है ना, आपने याद रखना है कि फोटोलिसिस ऑफ वाटर थाइलाकॉइड ल्यूमन में ही होती है, और थाइलाकॉइड ल्यूमन को अभी मैं आपको अच्छे तरीके से बता चुका हूँ। फोटोलिसिस ऑफ वाटर थाइलाकॉइड ल्यूमन में होती है। मेम्ब्रेन की जगह ज़्यादा अच्छा वर्ड क्या है, ल्यूमन, जो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन की स्पेस होती है। ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें हासिल की है लाइट रिएक्शन से। तो देखें, ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है इससे तो एटीपी बन जाएगी, यानी कि हमें लाइट रिएक्शन से क्या मिलेगी, एटीपी। प्रोसेस है फॉस्फोरिलेशन का, मैकेनिज्म है केमियोस्मोसिस का। एक तो एटीपी मिल गई आउटपुट के तौर पे, एक NADPH मिल गया, साथ ही साथ ऑक्सीजन भी तो मिली। यानी कि मैं ये कहूँगा कि जो आउटपुट्स हैं लाइट रिएक्शन की वो ATP है, वो NADPH है। और NADPH याद रखें, NADPH और NADH दोनों अलग अलग चीज़ें, इनको कंफ्यूज नहीं करना। NADPH प्रोड्यूस हो रहा है फोटोसिंथेसिस में, NADH ग्लाइकोलाइसिस या रेस्पिरेशन में होता था। ATP और NADPH को यूज़ किया जाएगा डार्क रिएक्शन में, कैल्विन साइकिल में, इंट्रोड्यूस बाय मेल्विन कैल्विन इन 1861, और ऑक्सीजन को रिलीज कर दिया जाएगा एनवायरनमेंट में। अब हम देखते हैं केमियोस्मोसिस। देखिए, केमियोस्मोसिस का मतलब क्या है। केमियोस्मोसिस ऐसा प्रोसेस है जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि केमियोस्मोसिस अ प्रोसेस इन विच ATP इज प्रोड्यूस, यानी ATP प्रोडक्शन के मैकेनिज्म को केमियोस्मोसिस कहते हैं, जिसको इंट्रोड्यूस करवाया था पीटर मैचल ने। जिसको इंट्रोड्यूस करवाने वाले कौन सी ज़ात थी, पीटर मैचल की ज़ात थी। क्या मैं लिख भी देता हूँ, पीटर मैचल। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको आप याद रखें, पीटर मिचेल की ज़ात थी। और इसके अलावा इसमें होता क्या, देखिए फर्ज कर लेंगे हमारे पास वही क्लोरोप्लास्ट है।
ये क्या है जी, क्लोरोप्लास्ट है, इसकी एक बाउंड्री बना ली है, ये वाला क्लोरोप्लास्ट। देखें सब जानते हैं, फिर भी एक बार दिखाएं। क्लोरोप्लास्ट होता क्या है, ये जहाँ पे स्ट्रोमा मौजूद है ना, यहाँ पे हाइड्रोजन आयंस की कंसेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस भी हो रहे होते हैं थैलाकोइड फोटोलिसिस ऑफ वाटर के थ्रू। तो स्ट्रोमा में क्या होता है, हाइड्रोजन आयंस बहुत ज़्यादा होते हैं। हाइड्रोजन आयंस को क्या किया जाता है, पंप कर दिया जाता है स्ट्रोमा से थाइलाकॉइड ल्यूमेन में। यानी कि मैं ये कहना ये चाह रहा हूँ कि हाइड्रोजन आयंस को स्ट्रोमा से यानी कि आउटसाइड से इनसाइड की तरफ ट्रांसफर पंप कर दिया जाता है ऑन द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। एक एक्टिव प्रोसेस है ये पंपिंग, जहां भी वर्ड आ जाए इसका मतलब कौन सा प्रोसेस हो रहा है, एक्टिव प्रोसेस हो रहा है, एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस हो रहा है। मेरी बात समझ आ रही है आपको? तो हाइड्रोजन आयंस को ट्रांसफर कर दिया जाएगा केमियोस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू स्ट्रोमा से थाइलाकॉइड ल्यूमेन में, या फिर आउटसाइड से टुवर्ड्स इनसाइड। और फिर जब ये इनसाइड आ जाएंगे तो अंदर थाइलाकॉइड ल्यूमेन में हाइड्रोजन आयंस की कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी और एक प्रोटॉन ग्रेडियंट, प्रोटॉन का फर्क क्रिएट हो जाएगा। यानी कि अंदर हाइड्रोजन आयंस ज्यादा हो जाएंगे, बाहर कम हो जाएंगे, और फिर हाइड्रोजन आयंस को अलॉन्ग देयर कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट गुजारा जाएगा एटीपी सिंथेज। एटीपी सिंथेज को ऑक्सीजोम या एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी कह सकते हैं। एटीपी सिंथेज दो हिस्सों में मुश्तमिल है, F0 पार्टिकल्स और F1 पार्टिकल। F1 पार्टिकल्स वो हिस्सा है जो स्ट्रोमा की तरफ होता है, जबकि F0 पार्टिकल वो हिस्सा है जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर की तरह है। इसी तरह हमने जब एटीपी सिंथेज को देखा था रेस्पिरेशन में, तो उसमें भी F1 पार्टिकल लिक्विडी मटेरियल की तरफ ही अपना मुंह किए हुए थे। जैसे माइटोकॉन्ड्रियम F1 पार्टिकल मैट्रिक्स की तरफ होते हैं, मैट्रिक्स भी एक फ्लूडी पोर्शन है, और इसी तरह स्ट्रोमा भी एक फ्लूडी पोर्शन है जो क्लोरोप्लास्ट के 60% वॉल्यूम कवर किए हुए हैं। इसमें भी F1 पार्टिकल स्ट्रोमा की तरफ ही अपना फेस किए हुए हैं। तो इस तरह से मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शन के थ्रू जब प्रोटॉन्स को गुजारा जाता है फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, फ्रॉम स्ट्रोमा टुवर्ड्स थाइलाकॉइड ल्यूमेन, और इनको एटीपी सिंथेज से गुजारा जाता है। तो एटीपी सिंथेज एक गेट है जो एनर्जी प्रोडक्शन करता है, एटीपी प्रोडक्शन करता है। यहाँ पे हमारी एटीपी प्रोडक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो मजीद हम चलते हैं अपने कैल्विन साइकिल की तरफ। देखिए कैल्विन साइकिल को डार्क रिएक्शन कहते हैं, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी कहते हैं, कैल्विन साइकिल कहते हैं। कब इंट्रोड्यूस हुआ? 1961 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में। और टेक्स प्लेस होता क्या है, कहाँ पर होता है? ये स्ट्रोमा में होता है। यानी कैल्विन रिएक्शन कहाँ हो रहा होता है? स्ट्रोमा में होता है, 60% वॉल्यूम कवर करता है। क्लोरोप्लास्ट के इसके 3 फेजेस होते हैं, कार्बन फिक्सेशन होती है, रिडक्शन होती है, रीजनरेशन होती है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कार्बन डाइऑक्साइड के हवाले से कि एयर में कार्बन डाइऑक्साइड की जो परसेंटेज होती है वो 0.03% से लेकर 0.04% तक हो सकती है। इसके अलावा कैल्विन साइकिल में एक वाहिद मॉलिक्यूल होता है जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन इन नेचर होता है, प्रोटीन एक मॉलिक्यूल है जो अमीनो एसिड से बना होता है। और याद रखें इसको रुबिस्को कहते हैं, और रुबिस्को मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑन अर्थ है, ठीक है। इसी तरह एक और बात कि कैल्विन साइकिल में एक जो चीज़ यूज़ होगी जिसको एक्सेप्टर भी कहा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का, वो राइबोलोज बिसफॉस्फेट में है। चलते हैं कैल्विन साइकिल की तरफ। तो होता क्या है कि शुरुआत में हमारे पास 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट के, 1,5 राइबोलोज बिसफॉस्फेट के। होता क्या है कि राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, राइबोलोज देखें ना, राइबोलोज में राइबोस का वर्ड आ रहा है, और राइबोस ऐसी शुगर को कहते हैं जो 5 पेंटोस होती है। पेंटोस यानी 5 कार्बन वाली शुगर होती है। होता क्या है कि 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं राइबोलोज बिसफॉस्फेट, और 3 कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। हर कार्बन डाइऑक्साइड में 1 कार्बन होता है। तो मेरा आपसे सवाल है कि अगर एक मॉलिक्यूल ऑफ राइबोलोज बिसफॉस्फेट जो 5 कार्बन वाला है मिल जाए 1 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो आप नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हो जाएंगे? आप जवाब देंगे वो 6 हो जाएंगे। 5 कार्बन वाला राइबोलोज बिसफॉस्फेट, 1 कार्बन वाला कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, तो 6 कार्बन वाला एक मॉलिक्यूल बन जाएगा। इसी तरह अगर 3 मॉलिक्यूल्स मिले 5 कार्बन वाले 1,5 राइबोलोज बिसफॉस्फेट के 3 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और तीनों कार्बन डाइऑक्साइड में 3 कार्बन होंगे, तो नतीजे में 6 कार्बन वाला कंपाउंड बन जाएगा, जो एक अनस्टेबल स्पीशी होती है। जो क्या होती है? एक अनस्टेबल स्पीशी होती है। ये अनस्टेबल स्पीशी क्योंकि अनस्टेबल होती है, एक्साइटेड होती है, हाई एनर्जी स्टेट होती है, तो ये टूट जाती है, सेंटर से ब्रेक डाउन हो जाती है 3 कार्बन वाली स्पीशी में। तो होता क्या है, पहले 3 मॉलिक्यूल से 6 कार्बन वाले अब बन जाएंगे 6 मॉलिक्यूल्स 3 कार्बन वाले, जिसको हम क्या कहते हैं 3-फॉस्फोग्लिसरेट। देखिए ग्लिसरेट, जिस तरह एंजाइम के एंड पे वर्ड आता है एस, इसी तरह एसिड के एंड पे आता है एड। यानी जिस वर्ड के एंड पे भी 8 आ जाए तो आपने क्या कहना है, आप समझ जाए कि वो एसिड होगा। वो क्या होगा? एसिड होगा। आपने केमिस्ट्री अच्छे तरीके से पढ़ी होगी, केमिस्ट्री आप बहुत अच्छे तरीके से मुझसे जानते होंगे। देखिए केमिस्ट्री में क्या होता है कि अल्केन्स की ऑक्सीडेशन की जाए तो अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन की जाए तो
एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की ऑक्सीडेशन की जाए तो कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी तरह अगर इसका रिवर्स प्रोसेस देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड की कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन की जाए तो एल्डिहाइड्स कीटोन्स की ऑक्सीडेशन की जाए तो अल्कोहल्स कीटोन्स या एल्डिहाइड्स की रिडक्शन की जाए तो अल्कोहल्स की रिडक्शन की जाए तो अल्कीन्स, इस तरह से। तो ये एसिड है। मेरा आपसे सवाल है कि कैल्विन साइकिल क्यों हो रहा है? आप कहेंगे ग्लूकोज बनाने के लिए। और ग्लूकोज क्या है? एक एल्डो शुगर है, यानी कि अभी हमारे पास 3-फॉस्फोग्लिसरेट जो एसिडिक इन नेचर है, अगर हम इसकी रिडक्शन कर दें तो क्या हो जाएगा? हमारे पास एक एल्डो शुगर बन जाएगी जो ग्लूकोज है। मेरी बात समझ रहे हैं? जैसे अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड्स कीटोन्स की ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलिक एसिड, हमने इसके रिवर्स करना है। कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन करें तो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स बनते हैं। वही प्रोसेस यहाँ पे होने वाला है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? फॉस्फोरिलेशन कर देते हैं। देखिए फॉस्फोरिलेशन का मतलब प्रोडक्शन ऑफ एटीपी तो होता है, फॉस्फोरिलेशन का मतलब एडिशन ऑफ फॉस्फेट भी होता है। तो 6 मॉलिक्यूल्स हैं 3 कार्बन वाले, तो 6 ही एटीपी लगेंगे जो एक फॉस्फेट ट्रांसफर कर देंगे 3-फॉस्फोग्लिसरेट में, पीछे बचेंगे 6 एटीपी और नया मॉलिक्यूल बन जाएगा 1,3-बिस्फॉस्फोग्लिसरेट का। 1,3-बिस्फॉस्फोग्लिसरेट में के पास आएगा NADPH। NADPH एक रिड्यूसिंग पावर है जो इसको रिड्यूस कर देगी 1,3-बिस्फॉस्फोग्लिसरेट, जो कि एसिड भी है। और एसिड की जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन से क्या बन जाता है? एल्डिहाइड या कीटोन। इसी तरह 1,3-बिस्फॉस्फोग्लिसरेट की रिडक्शन से भी क्या बनने वाला है? ट्रायोज शुगर, ग्लाइसर एल्डिहाइड 3-फॉस्फेट G3P के कितने मॉलिक्यूल्स? 6 मॉलिक्यूल्स। ठीक, एक ट्रायोज है और एक मॉलिक्यूल निकल जाता है ग्लाइसर एल्डिहाइड 3-फॉस्फेट का, पीछे बच जाते हैं 5 मॉलिक्यूल्स। ये आपकी आउटपुट होती है। आपकी क्या होती है? आउटपुट होती है। ये 5 मॉलिक्यूल्स जो 3 कार्बन वाली शुगर्स के हैं, ये अपने आप को रीअरेंज कर लेते हैं 3 मॉलिक्यूल्स में, 5 कार्बन वाली शुगर में। इसमें क्या होती है? इसकी दोबारा से फॉस्फोरिलेशन होती है। 3 मॉलिक्यूल है तो 3 एटीपी चाहिए। एडिशन ऑफ फॉस्फेट को हम क्या कहते हैं? फॉस्फोरिलेशन। और 3 एटीपी में से 3 फॉस्फेट निकल जाएंगे तो पीछे 3 ADP बन जाएंगे, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। और दोबारा से आपका एक्सेप्टर ऑफ CO2 बन जाएगा, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? 1,5-राइबोलोज बिस्फॉस्फेट। तो दोबारा से एक बात देख लेते हैं कि जो इनपुट हमने दी वो कितनी दी? 6 NADPH दी है। कितने दिए? 6 NADPH दिए, साथ ही साथ हमने 9 ATP भी दिए, जबकि आउटपुट सिर्फ क्या मिली? आउटपुट सिर्फ हमें एक G3P ग्लाइसर एल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। मेरा आपसे सवाल है, आप ये सोच रहे होंगे कि हमने तो ग्लूकोज बनानी थी, लेकिन बनी ट्रायोज। ग्लूकोज में तो 6 कार्बन होते हैं। ग्लाइसर एल्डिहाइड 3-फॉस्फेट जो ट्रायोज है उसमें 3 कार्बन है। तो यहाँ से हमें समझ जाना चाहिए कि फॉर 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल कैल्विन साइकिल शुड रन 2 टाइम्स, यानी कैल्विन साइकिल 2 दफा चलेगा तो एक 6 कार्बन वाले ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बन जाएगा। अगर फ्रक्टोज बनानी है, फ्रक्टोज भी 6 कार्बन रखती है, तो फ्रक्टोज फॉर 1 मॉलिक्यूल ऑफ फ्रक्टोज कैल्विन साइकिल शुड रन 2 टाइम्स। फॉर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज कैल्विन साइकिल शुड रन 4 टाइम्स। फॉर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फ्रक्टोज कैल्विन साइकिल शुड रन 2 टाइम्स। जब हम 3-फॉस्फोग्लिसरेट बना लेते हैं कैल्विन साइकिल में, तो यहाँ तक आपका फिक्सेशन का प्रोसेस खत्म हो जाता है। उसके बाद रिडक्शन होती है। रिडक्शन फॉस्फोरिलेशन से स्टार्ट होती है, और जब आपकी आउटपुट आपको गेन हो जाती है ग्लाइसर एल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के नतीजे में, तो यहाँ तक आपका रिडक्शन का प्रोसेस भी खत्म हो जाता है। उसके बाद रीजनरेशन का प्रोसेस होता है, जो कहाँ पे खत्म होता है? 1,5-राइबोलोज बिस्फॉस्फेट में। एक बार दोबारा से क्लियर कर दूं कि एक्सेप्टर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड राइबोलोज बिस्फॉस्फेट में आउटपुट ऑफ कैल्विन साइकिल G3P होती है ग्लाइसर एल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। ग्लूकोज बनाने के लिए कैल्विन साइकिल शुड रन 2 टाइम्स। फ्रक्टोज बनाने के लिए फॉर 1 मॉलिक्यूल ऑफ फ्रक्टोज कैल्विन साइकिल शुड रन 2 टाइम्स। और इस तरह से जितने भी मॉलिक्यूल्स आपसे पूछे जाए, आप उस तरह से बता सकते हैं कि कैल्विन साइकिल को किस तरह से चलना चाहिए। और इनपुट कितनी है जी? कैल्विन साइकिल के लिए 6 NADPH चाहिए, यहाँ पे 6 लगा लीजिएगा, ठीक है ना? मैंने 6 नहीं लिखा, 6 NADPH चाहिए, ठीक है। 6 ATPA और 3 ATPA, तो 9 ATP चाहिए। और इसके अलावा 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए। यहाँ तक हमारा कैल्विन साइकिल ख़त्म हो जाता है। इंशाल्लाह इससे रिलेटेड कुछ मज़ीद प्रोसेस को देखेंगे, वो सिलेबस का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन जिस तरह से क्वेश्चन दे देते हैं PMC वाले, UHS वाले, तो ज़रूरी है कि हम इससे रिलेटेड टॉपिक्स भी देख लें। उनमें हम फोटो रेस्पायरेशन को देखेंगे और इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें देखेंगे। आपसे मुलाकात होगी अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।